हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो आइए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ जी, आइए यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं आज के इस सेगमेंट में। हम लोग जो है सबसे पहला हम यहाँ देखेंगे कौन सा है, आपको यहाँ पर ऑपरेशन महादेव, ठीक है ना। ऑपरेशन महादेव ये सबसे पहला न्यूज़ हो गया यहाँ पर। उसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया सिंगापुर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, ये इसके बाद ये देखेंगे। और तीसरा न्यूज़ रहेगा हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे 2025। तो आइए सबसे पहले न्यूज़ पर हम लोग देखते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑपरेशन महादेव ये क्यों चर्चा में रहा, है ना। आइए देखते हैं यहाँ पर कि ऑपरेशन महादेव जो है ये क्यों महत्वपूर्ण रहा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे ऑपरेशन महादेव। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड इन द लोकसभा Tuesday that 3 terrorists were killed through Operation Mahadev. All of them were involved in the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. He said that the security forces killed terrorist Suleiman Afghan and Gibran through Operation Mahadev. ठीक है ना। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा यहाँ पर, मंगलवार को लोकसभा में ऐलान किया, यानी इन्होंने बताया यहाँ पर कि ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकवादियों को क्या किया, मार गिराया, जो कि जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम में आतंकवादी हमले में शामिल थे। इन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के जरिए आतंकी सुलेमान अफगान और जिब्रान को क्या किया, ढेर किया। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ऑपरेशन महादेव जो है ये पहलगाम में हुए आतंकी हमला, जो आतंकवादी उसमें सम्मिलित थे, उनको जवाबी कार्रवाई के तौर पर इनकी जो है यहाँ पर क्या किया गया, इन आतंकियों को मार गिराया गया। कौन से ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन महादेव के तहत। अब आते हैं यहाँ पर कि अलोंग विद दिस होम मिनिस्टर अमित शाह टोल्ड द अपोजिशन इन पार्लियामेंट द एंटायर टाइमलाइन ऑफ द ऑपरेशन महादेव. The house was told when this operation started and how the terrorists who carried out the Pahalgam attack were killed. इसके साथ ही गृह मंत्री जी ने यह भी बताया यहाँ पर कि ऑपरेशन महादेव की पूरी टाइमलाइन, यानी कि कैसे योजना बनाई गई, किस तरह से जो है इसको एग्जीक्यूट किया गया, ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर क्या की गई, बताई गई। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन, यानी इस ऑपरेशन की शुरुआत कब हुई, कैसे पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को ढेर किया गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा क्या ये जानकारी यहाँ पर दी गई। सिक्योरिटी मीटिंग हेल्ड ऑन 23 अप्रैल, है ना। इसमें इन्होंने बताया कि होम मिनिस्टर अमित शाह टोल्ड द हाउस दैट सिक्योरिटी मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 23rd of April. 23 अप्रैल को सुरक्षा मीटिंग हुई थी। सबसे पहले इसमें निर्णय ये हुआ कि हत्यारे पाकिस्तान भागने ना पाए, यानी सबसे पहले जो कोशिश ये की गई, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इट वाज डिसाइडेड दैट द किलर्स शुड नॉट बी एबल टू एस्केप टू पाकिस्तान, ठीक है। तो इन्होंने ये भी बताया कि उसके बाद की स्ट्रैटेजी इन्होंने क्या बनाई कि ये भाग ना पाए। So we made strong arrangements for this and did not let them escape. On 22 May, IB received human intelligence and received information about the presence of terrorists inside the Dachigam area. Continuous efforts were made from May to 22 July to confirm this information. Our officers kept moving around to get signals and signals of terrorists and high altitudes. तो इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि प्रॉपर वे में क्या था कि ये सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि ये आतंकवादी भाग के पाकिस्तान ना चले जाए। तो ये सबसे बड़ा क्या था यहाँ पर, तो 22 मई को आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, इनके ह्यूमन इंटेल आई और दाचीगाम के क्षेत्र में यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इन आतंकवादियों के यहाँ उपस्थित होने के बारे में सूचना मिली। और इस सूचना को और क्या किया गया, मतलब और भी कंफर्म किया गया, पुख्ता किया गया। और 22 जुलाई तक लगातार क्या किए गए, मतलब प्रयास किए गए कि ये सही इंफॉर्मेशन है। और चूंकि ये क्या हाई एल्टीट्यूड पर है, तो ऊंचाई पर सिग्नल हासिल करने के लिए अधिकारी जो है वो आतंकियों के सिग्नल हासिल के लिए घूमते रहे, यानी लगातार ये उसके सर्च में थे। इनका सर्च ऑपरेशन लगातार क्या था, जारी था, ये रुके नहीं। ये अधिकारी जो है वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे इस पर। आईबी एंड सीआरपीएफ ऑल्सो केप्ट मूविंग अराउंड कंटिन्यूअसली। यहाँ पर गृह मंत्री जी के द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीआरपीएफ के द्वारा लगातार जो है ये लोग क्या कर रहे थे, इस जांच में ये लोग सर्च कर रहे थे। वी गॉट सक्सेस on 22 July. The presence of terrorists was confirmed through sensors.
After this, CRPF jawans and Jammu and Kashmir police jawans under the leadership of 4 para, which is part of our army, worked together to surround the terrorist. After on 28th of July, all of 3 terrorists who killed all of 3 terrorists who killed our innocent people were killed through the Operation महादेव. तो प्रॉपर वे में देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे गृह मंत्री जी हैं इनके द्वारा पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीआरपीएफ के जो लोग थे, जो जवान थे, वो सब इससे जुड़े हुए थे और ये लगातार सर्च कर रहे थे. तो 22 जुलाई को इन्हें क्या मिली, एक सफलता मिली जिसमें कि सेंसर के माध्यम से पता चला कि आतंकवादी वहीं पर हैं. इसकी पुष्टि हो गई और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें जो सेना यानी पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं तो उनके नेतृत्व में जैसे सीआरपीएफ के जवान हो गए, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो गए, ये सब मिलकर के इन्होंने क्या किया, आतंकवादियों को घेरा और 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के तहत क्या किया गया, इन आतंकवादियों को मार गिराया. ध्यान रखिएगा कि ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में उन मासूमों को, जो पर्यटक थे जो वहां घूमने गए थे, उनकी नृशंस हत्या की थी. तो ये जो है इस ऑपरेशन महादेव के द्वारा इन तीनों आतंकियों को क्या किया गया है, मार गिराया है. ये जानकारी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दी गई है. तो इसमें प्रॉपर ये भी बताया गया कि सेंसर्स का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया जिसके माध्यम से इनके इंफॉर्मेशन क्या हो सके, सटीक जानकारी इनके होने की पुष्टि हो सकी कि पता चल पाया कि ये इनका लोकेशन यहां पर है. तो ये जानकारी गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दी गई थी. चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले न्यूज पर. इंडिया सिंगापुर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025. ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि क्या है इसमें महत्वपूर्ण बातें. ऑन जुलाई 2, 2025 द 14th जो है एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 बिगेन एट जोधपुर मिलिट्री स्टेशन एट द इंडियन आर्मी इन जोधपुर राजस्थान. इट विल कंटिन्यू टिल अगस्त 4, 2025 और इंडियन कंटिजेंट इज लेड बाय कर्नल अर्जुन गणपति एंड लेफ्टिनेंट कर्नल क्यू जी युआंग लीड्स द सिंगापुर कंटिजेंट. तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर कि 2 जुलाई 2025 को भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण जो है राजस्थान के जोधपुर स्थित भारतीय सेना के जोधपुर सैन्य स्टेशन पर शुरू हुआ और ये 4 अगस्त 2025 तक जारी रहेगा. भारतीय दल का नेतृत्व कर्नल अर्जुन गणपति और सिंगापुर दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल खीव जी यूंग कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 14वां एडिशन है यानी 14वां संस्करण है. एक्सरसाइज हम लोग क्या देख रहे हैं कि बोल्ड, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है 2025 के संदर्भ में, और ये किन के बीच हो रहा है, ये भारत और सिंगापुर की जो ज्वाइंट मिलिट्री आर्मी है उनके बीच हो रहा है. अच्छा ध्यान रखिए 2 जुलाई को ही इसकी क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है. हालांकि ये चलेगा 4 अगस्त तक और इसमें जो है नेतृत्वकर्ता यानी इंडियन जो है कंटिजेंट के जो लीड कौन कर रहे हैं यहाँ पर, तो कर्नल अर्जुन गणपति जी के द्वारा यहाँ लीड किया जा रहा है और लेफ्टिनेंट कर्नल जो है क्यू जी योंग जो है वो इसे क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, जो सिंगापुर के हैं. तो आइए देखते हैं इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें कि और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं. हाँ देखेंगे यहाँ पे ऑरिजिन्स के बारे में. इट इज 1 सेकेंड. It is part of long-term defense cooperation agreement signed between India and Singapore in 2003. The first edition of the joint military exercise Bold Kurukshetra was held in 2005. यहाँ देखेंगे कि उत्पत्ति के बारे में तो भारत और सिंगापुर के बीच 2003 में हस्ताक्षरित एक दीर्घकालिक रक्षा सहयोग समझौते का हिस्सा है. संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का पहला संस्करण 2005 में आयोजित किया गया था. ठीक है, एम के बारे में देखेंगे यहाँ पे. सो द एक्सरसाइज एम्स टू स्ट्रेंथन मिलिट्री कोऑपरेशन, एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड आर्मर्ड एंड मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस, डेवलप्ड स्किल इन ज्वाइंट प्लानिंग, कमांडो एंड कंट्रोल कॉम्बैट सिमुलेशन अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस. यानी इस उद्देश्य के बारे में अगर देखा जाए तो इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, सैन्य सहयोग को मजबूत करना, बख्तरबंद और मशीनीकृत अभियानों में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, संयुक्त योजना, कमान और नियंत्रण और विभिन्न परिस्थितियों में युद्ध सिमुलेशन के कौशल को डेवलप करना. देखिए यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये जो एक्सरसाइज हम देख रहे हैं इसका एम क्या है कि स्ट्रेंथन करना है मिलिट्री कोऑपरेशन को, आपसी सहयोग क्या करना है, बढ़ाना है ना, स्ट्रेंथ करना है यानी उसको और ज्यादा, एनहांस इंटर जो है ऑपरेबिलिटी इन जो है आर्मर्ड एंड मैकेनाइज्ड ऑपरेशन के संदर्भ में, डेवलप स्किल करना है, स्किल्स को डेवलप करना है इन ज्वाइंट प्लानिंग यानी जिसमें हम लोग मिलकर के क्या करें, ज्वाइंट प्लानिंग बना सके यहाँ पर,
और उसके अलावा यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कमांड और कंट्रोल करना है ओवर कॉम्बैट जो है सिमुलेशन एंड अंडर द वेरियस सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। तो इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये एक्सरसाइज जो है यानी ये जो सैन्य अभ्यास है ये हम कब से देख रहे हैं यहाँ पर, तो बेसिकली इसका जो ऑरिजिन हुआ 2003 में, और इसका जो पहला जो संस्करण यानी फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो प्रैक्टिस किया गया इन 2005 में हम क्या देख रहे हैं कि इसका पहली बार जो है प्रैक्टिस किया गया। देखिए अगर कोई भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है बच्चों, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या होता है, अपना टारगेट होता है, अपना एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य ये होता है कि आपसी जो है सहयोगात्मक संबंध बढ़े। सबसे पहले तो ये है हम डिफेंस के स्तर पर एक दूसरे को क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। दूसरी बात यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये है कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करने के साथ साथ जो है दोनों देशों के संबंध भी इसमें क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, कि अगर किसी तरह के सर्कमस्टांसेस विषम परिस्थितियां अगर आती हैं तो ये दोनों देश क्या करेंगे, एक दूसरे का मजबूती से हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे, यानी एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि नाउ वी आर इन द एरा ऑफ लाइक हमारे पास क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इससे एक दूसरे के जो मच मोर एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उसके भी क्या हो जाएंगे आदान प्रदान, यानी एक दूसरे को इसकी समझ विकसित होगी। और उनके यहाँ कौन से एक्सरसाइजेस हैं जो बेस्ट है और इनके जो बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं वो सब क्या होंगे, आपसी एक दूसरे को क्या होंगे यहाँ पर हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। तो साझे जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं उसमें हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है उनके युद्ध कौशल जो हैं, जो दूसरे देश के युद्ध कौशल, जो हमारे देश के जो बेस्ट युद्ध कौशल हैं, वो एक दूसरे को हम क्या कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ साझा कर पाएंगे। तो ये क्या है इसकी यहाँ पर विशेषता आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अबाउट एक्सपोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। द एक्सरसाइज एम्स टू इनहांस इंटर प्रोबेबिलिटी एंड ज्वाइंट ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ आर्मीज अंडर यूएन मैंडेट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। यानी कि इस अभ्यास का जो उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत दोनों सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता और संयुक्त प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना है, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना है, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि पार्टिसिपेशन आपसी सहभागिता, सो द एक्सरसाइज विल विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ 42 सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट ऑफ द 4 सिंगापुर आर्म्ड ब्रिगेड and the mechanized infantry regiment of IA are the participants of the exercise। यानी इस अभ्यास में चार हम क्या देख रहे हैं कि सिंगापुर आर्म्ड ब्रिगेड की 42 सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट की 3 और IA मैकेनाइज्ड इन्फेंट रेजिमेंट भी इसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने आपसे क्या किया, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का जो आदेश है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के तहत दोनों देश सेनाएं जो क्या करेंगे अंतर संचालन क्षमताओं को एक दूसरे के साथ संयुक्त जो भी प्रक्षेपण क्षमताओं को बढ़ाएंगे, द्विपक्षीय इससे क्या होगा, रक्षा सहयोग मजबूत होगा। तो यानी इट मींस कि एज पर द एम्स अंडर द यूएन मैंडेट, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये स्ट्रेंथन करता है कि इसको बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को ये बढ़ाता है और मजबूत करता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हम क्या देख रहे हैं कि इससे जो है महत्वपूर्ण जो आउटकम्स आ सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक्सरसाइज मोड, द एक्सरसाइज इज कंडक्टेड एज टेबल टॉप एक्सरसाइज एंड कंप्यूटर बेस्ड वॉर गेम डिजाइन टू वैलिडेट प्रोसीड्यूर्स एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर। द एक्सरसाइज विल एंड अप विद द इक्विपमेंट डिस्प्ले बाय द आईए, ठीक है ना। अभ्यास मोड के बारे में अगर बात किया जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि टेबल टॉप अभ्यास के तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। ध्वज सौंपना, यहाँ पे लास्ट में हम क्या देखेंगे, हैंडिंग ओवर फ्लैग जो है। द एक्सरसाइज ऑल्सो इंक्लूड्स द सिंबॉलिक हैंडिंग ओवर द regimental flag by the 42 Singapore Armed Regiment to the Indian contingent, signifying the transfer of operational command throughout the duration of the exercise। यानी इस अभ्यास में 42 सिंगापुर बख्तरबंद रेजिमेंट द्वारा जो भारतीय सैन्य टुकड़ियां हैं उनको रेजिमेंटल ध्वज का प्रतीकात्मक हस्तांतरण भी शामिल है। अभ्यास की पूरी अवधि के दौरान परिचालन कमान को के हस्तांतरण को ये क्या करेगा, दर्शाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र के संदर्भ में, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इनकी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत यहाँ पर क्या होगा, काम होगा।
तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज पर, इंटरनेशनल टाइगर डे 2025, ठीक है ना। अब इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में अगर देखा जाए तो क्या है ये इंटरनेशनल टाइगर डे और क्यों मनाते हैं हम, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है। सो इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 ऑन जुलाई 29, हाईलाइटिंग इट्स अचीवमेंट ऑफ हाउसिंग 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइड्स टाइगर अक्रॉस 58 रिजर्व्स। भारत 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 क्या कर रहा है, मना रहा है, जिसमें कि 58 अभ्यारण्यों में विश्व के 75% जंगली बाघों को आश्रय देने की उपलब्धि पर प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया इज सेलिब्रेटिंग, जो कि हम क्या कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है भाई, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जिसमें से भारत में भी इसको क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया, जिसमें 58 अभ्यारण्यों में वर्ल्ड के 75% जंगली बाघों को आश्रय देने की उपलब्धि पर प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से यहां समझिएगा कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल, तो इसके की फीचर्स क्या हैं। तो की फीचर्स है यहाँ प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट द थ्रेट्स लाइक हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवास हानि, अवैध शिकार, मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे खतरों को उजागर करने के लिए ये क्या है, यहाँ पर एक मंच है, ठीक है ना। मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑन द T/2 गोल टू डबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022, T/2 लक्ष्य 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने की प्रगति पर नजर रखता है। सेलिब्रेट एफर्ट्स मेड बाय कंट्रीज इन इंक्रीजिंग टाइगर नंबर्स एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। बाघों की संख्या बढ़ाने और वनों की सुरक्षा के लिए देशों द्वारा किए गए प्रयासों का जश्न मनाना है। तो बेसिकली यहाँ समझिए एक तरह से क्या है कि ये अवेयर भी करना है और एक तरह से लोगों के बीच में जागरूकता भी बढ़ाना है कि हमने जो बाघों की जनसंख्या क्या हुई है, लगातार बढ़ी है, हमने काफी काम किया है। जब बात आती है भारत के संदर्भ में, तो इंडिया का क्या काम रहा है स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू क्या किया गया, बड़ी संख्या में, यानी इसके पहले हम क्या देख रहे थे, जैसे टाइगर के अवैध जो है शिकार किए जा रहे थे, पोचिंग हो रहा था उनका, ठीक है ना, इलीगल तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये सब चीजें चल रही थी। बट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के बाद हम क्या देख रहे हैं, एक बड़े लेवल पर चेंजेस देखने को मिला, जिसमें कि बाघों की संख्या को बचाने पर हमने क्या किया, वी आर मोर फोकस्ड ऑन दैट कि हमें बाघों की संख्या बचानी है। दूसरा ये है कि था कि हमें वी हैव टू प्रोटेक्ट, जो हमें क्या करना है, हमें बाघों को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके संदर्भ में अगर बात की जाए तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये बातें यहाँ पर क्या थी, इसमें जुड़ी हुई थी। और उसी का रिजल्ट रहा कि आप देखेंगे भारत में बाघों की संख्या क्या हुई, एक तरह से ठीक ठाक कंडीशन तक पहुंची है, क्योंकि हमने लगातार एफर्ट्स लगाए हैं कि इस पे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है टाइगर को बचाने का। क्योंकि हमारी इकोसिस्टम का क्या है, ये बहुत ही जो की स्पीसीज है, और जो की स्पीसीज होता है हमें क्या करना होता है, उसे प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि उसी से क्या पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी जो है वो क्या होता है, उस पर टिका हुआ है। अब जैसे जंगल का जो हैबिटेट है, जब हम इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइगर, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो टाइगर्स जो है ये क्या रेगुलेट हार्बीवोर पॉपुलेशंस, प्रिजर्विंग फॉरेस्ट बैलेंस, हेल्दी टाइगर हैबिटेट, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, इंप्रूव क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एक्ट एज कार्बन सिंक्स, फॉरेस्ट एक्ट एज वाटर कैचमेंट्स हेल्पिंग नियर बाई एग्रीकल्चर इन कम्युनिटीज। तो बाघ जो है वो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, कि बाघ शाकाहारी जो आबादी है, शाकाहारी इन द सेंस जब हम देखेंगे ना कि एक फूड चेन होता है ना, ऐसे पिरामिड होता है, इसमें सबसे ऊपर कौन बैठा होता है, टाइगर बैठा होता है, और उसके नीचे जो भी है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हार्बीवोरस जो है वो पॉपुलेशन होते हैं, तो उसको नियंत्रित करता है और वन संतुलन को बेसिकली क्या करता है, ये बनाए रखता है। बाघों के स्वस्थ आवास जैव विविधता को बढ़ाते हैं, यानी एक तरह से बेसिकली दिस इज द साइन कि हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा है, बेटर हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाते हैं और कार्बन अवशोषण को कम करते हैं ये। उसके अलावा वन जल संचयन का काम करते हैं और आसपास की कृषि और समुदायों को भी मदद करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे अगर आप ये सोचते होंगे कि भाई बाघ के रहने से क्या फायदा होगा, तो बाघ जो है, जैसे आप देखिए कि लाइक बंदर हो गए, ठीक है ना, उसके अलावा खरगोश हो गया,
गए, अलग अलग क्या डियर हो गए, तो एक पूरा का पूरा चेन चल रहा होता है। तो ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड में सबसे टॉप पे कौन बैठा है? टाइगर है। टाइगर के बाद हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग जो स्पीसीज है वो इसमें आते हैं। टाइगर बेसिकली क्या करता है वन में, इनको करता है, यानी टाइगर उसको खाएगा, फिर वो क्या करेंगे उसके बाद वाले घास को खाएंगे। तो एक पूरा का पूरा इकोलॉजिकल जो हमारा पिरामिड है वो क्या हो रहा होता है, सही ढंग से चल रहा होता है। जहां जहां भी, ध्यान से सुन लीजिएगा, जहां जहां भी जंगलों में बाघों की संख्या घटी है वहां पर ये चिंता का विषय बना है। और यही कारण है कि उसमें आप देखिएगा, चाहे बाहर से जो है बाघ को लाना पड़े या फिर उनको जो स्थानांतरित करना पड़े, तो एफर्ट्स लगा के क्या किया जाता है, कोशिश की जाती है कि नहीं बाघों की संख्या बढ़ाई जाए, नहीं तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं वो जो हमारा एक पिरामिड है, एक लॉजिकल पिरामिड, वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वैसा ना हो इसके लिए जरूरी है कि बाघों की संख्या बनी रहे। जब देखिए बाघ, डियर, आपको मंकी, खरगोश, ये सब क्या है, सब के सब पर्यावरण के लिए जरूरी है। और ये सोचिएगा कि यहाँ पर बाघ के रहने से तो नुकसान है, नहीं, बाघ क्या कर रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना करके चल रहा है। क्योंकि किसी का भी पॉपुलेशन जो है ना, उसमें अगर देखा जाए, जो बायोम जो है, जो बायोडाइवर्सिटी वाला जो रीजन है, वहां किसी की भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। अब जैसे इंडियाज रोल इन ग्लोबल कंजर्वेशन के बारे में देखा जाए, कंट्रीब्यूट्स 75% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन वाइल होल्डिंग ओनली 18% ऑफ ग्लोबल टाइगर हैबिटेट। विश्व की जो बाघ की आबादी उसमें से 75% का योगदान देते हैं, जबकि वैश्विक बाघ आवास का केवल 18% ही यहाँ पर है। वैज्ञानिक प्रबंधन, कानूनी संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को मिलाकर भारत का जो मॉडल है वो अन्य बाघ क्षेत्रीय देशों द्वारा भी अपनाया जाता है। तो इंडियाज मॉडल कंबाइनिंग साइंटिस्ट, मैनेजमेंट, लीगल प्रोटेक्शन और क्या देख रहे हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इवैल्यूएटेड बाय द टाइगर रेंज नेशंस। तो टाइगर रेंज नेशन के संदर्भ में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत का रोल इसमें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन द ग्लोबल कंजर्वेशन। अगर देखा जाए यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सो व्हाट वी कैन सी, स्पेशली जो रोल ऑफ इंडियाज के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो लगातार हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाघों की संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग उस पर लगातार क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि चाहे वो केन्या है ना, नामीबिया से या फिर केन्या से, हम क्या देख रहे हैं कि हमने कोशिश किया है कि हमने बाघों की प्रजाति को हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। सो दिस इज इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग और एनहांसिंग द नंबर ऑफ टाइगर। टाइगर के नंबर को बढ़ाने में ये भारत का क्या रहा है, पहल रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, हाँ जी, इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है यहाँ पर कि जितनी आबादी इसमें बढ़ेगी, यानी अगर देखा जाए कि विश्व की आबादी का लगभग 75% तक का कंट्रीब्यूशन कौन है, अकेले हमारा है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। लेकिन वैश्विक बाघ का भी ये सिर्फ 18% ही है। तो अभी इसको हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें क्या करना है, बेहतर करना होगा। ठीक है। उसके अलावा इंडिया का जो मॉडल है, लाइक कंबाइनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट, लीगल प्रोटेक्शन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इससे भी हम क्या देख रहे हैं कि जो टाइगर रेंज नेशंस के तौर पे हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं या वहां तक हम डेवलप हो रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे, अगर जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इंडिया डबल्स इट्स टाइगर पॉपुलेशन इन अ डिकेड, यानी एक शताब्दी में हमने अपने बाघों की संख्या क्या की, डबल कर ली है। और 75% ऑफ द अर्थ टाइगर आर नाउ इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, दिस इज द ग्रेट अचीवमेंट फॉर द इंडियाज स्पेशली। ये दिखाता है कि भारत ने जो है व्याघ्र परियोजना और टाइगर प्रोजेक्ट को किस तरह से कितने जो है बहुत ही सिंसियरली लिया, और जिसका जो परिणाम आप देख सकते हैं, परिणाम हमारा क्या है, तो हमारा परिणाम ये रहा कि हमारे यहाँ बाघों की संख्या बढ़ी है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो यहीं तक रहेगा। आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। और आप सब लोग जो है, अभी तक अगर आपने दिया आईएएस को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली डू दैट। आप लोग जो है दिया आईएएस को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है जी। और वन मोर थिंग जो कि मैं यहाँ पर कहूंगी कि यहाँ पर आप लोग को पीडीएफ भी रेगुलर मिल रहा है, तो आप लोग काइंडली हम लोगों से क्या करें, कनेक्ट करें और जुड़ जाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।